बकलोल समझते हैं? बकलोल क्या होता है? जय शाह को देखो ना तो बकलोल जैसा दिखता है, उसका खुद का दिमाग नहीं है, उसके जो पिताजी कहते हैं वही करता है वो। और पिताजी और ये लोग बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे हुए हैं, तो वो बकलोल क्या बोलेगा? बकलोल तो कठपुतली है। हम लोग जब छोटे थे ना, स्कूल में थे, तो कभी 4-5 लड़कों में आपस में बात होती थी ना, किसी को पीट दिया या किसी को कुछ बोल दिया, तो वो जाता था रोते रोते, मैडम मैडम सर सर वो देखो उसने मुझे गाली दे दिया, उसने मुझे मार दिया। अरे मोदी जी, ये विक्टिम कार्ड छोड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मेरा नाम निकिता है। आज हम जिस शख्सियत से बात करने आए हैं वो 83 के वर्ल्ड कप में इंडिया को जीत हासिल कराने में बड़ी भूमिका निभाई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। फिलहाल वो अभी वर्तमान में टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कीर्तिवर्धन भागवत झा आज़ाद की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिक्स में। बहुत धन्यवाद आपका। आज़ाद सर, मतलब आपका टाइटल झा है, तो आज़ाद कैसे पड़ा सर? आज़ाद मेरे पिताजी को नाम मिला था स्वतंत्रता संग्राम के समय में। उनको पाँव में गोली लगी थी, वो फिश प्लेट उखाड़ रहे थे, तो ऐसे में अंग्रेज़ सरकार को पता लग गया और कलेक्टर थे अंग्रेज़, वो आ गए और वहाँ पे गोलीबारी हो गई और गोली में उनके पाँव में गोली लगी और उनका माथा रेलवे ट्रैक पे लगा और वो बेहोश हो गए। उनके 7 या 8 साथी भी मरे, बहुत लोग घायल भी हुए, कुछ भाग के चले गए। जब अंग्रेज़ों ने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया और वो चले गए तो फिर वापस उनके साथी आए ढूंढते हुए। पिता का नाम भागवत झा आज़ाद था, भागवत झा था उस समय तक। तो उन्होंने कहा कि भागो तो मर गेल, भागवत को छोटा नाम भागवत, मर गेल मतलब मर गया है, तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो हम लोग का लीडर था, तो फिर किसी ने कहा नहीं यार कोशिश तो करो, कुछ हरकत सी लगती है। तो उन्होंने पानी का छींटा मारा और तब चमड़े का जूता सुंघाया जाता था, सुंघाया वो जगह, उन्होंने कहा लिया भागो तो आज़ाद भागेल। तब से उनका नाम भागवत झा आज़ाद पड़ गया। वो 6 बार जेल गए स्वतंत्रता सेना की लड़ाई में, 150 कोड़े पेट पर लगे, उन्होंने 6 बार जेल गए और इस तरीके से पाँव में गोली लगी। तो इस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान पूरा दिया। सर, आप 1999 से लेकर के 2019 तक बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी को जब आप छोड़े तो आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ जुमला है। तो अभी जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कहते हैं जो हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, अभी भी वो जुमला ही है या फिर बदला है? दुनिया तो सब जानती है 2014 में जिस प्रकार से 2G 3G कॉमनवेल्थ गेम्स, जीजा जी सबके ऊपर बातें हुई थी और कहा था कि पूरे भ्रष्ट हैं। इन जितनों के ऊपर आप देख लीजिए, ना 2G में निकला, ना कोलगेट में निकला, ना कॉमनवेल्थ गेम में निकला। जितने केसेस हुए सब बरी होकर आ गए, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा पाए। ये जीजा जी मतलब रॉबर्ट वाड्रा पे बोलते थे। आज इनको 8 साल हो गए हैं हरियाणा की सरकार में, इनकी ही सरकार है, 9 साल हो गए केंद्र में, तो अभी तक उसके ऊपर क्यों नहीं कुछ किया है? खेद की बात है कि यह केवल और केवल ढिंढोरा पीटते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। अन्यथा बताइए, जब 2014 में ये आए थे तो किस प्रकार से अगर 5 पैसे 10 पैसे ये पेट्रोल बढ़ती थी तो ये धमा चौकड़ी मचा देते थे। अगर सिलेंडर का गैस सिलेंडर, रसोई गैस 400 रुपया हुआ तो उन्होंने कैसे हंगामा किया था, सिर पे ले लेके नाचते फिरते थे ये लोग कि देखिए गैस सिलेंडर क्या हो गया। तो उन्होंने बड़े वादे किए थे और लोगों ने कहा हाँ ये लेके आएंगे। अरे तो 2G का घोटाला हुआ जो कुछ नहीं निकला, 3G का घोटाला हुआ कुछ नहीं निकला, CWG का घोटाला कुछ नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने बड़े ढकोसले किए और हम लोग सभी इनके बात में आ गए। ये शुरू से संघियों का एक तरीका रहा है कि यह झूठ को ढिंडोरा पीटते हैं। जैसे हिटलर क्या करता था, उसका मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा था, उसका आदमी था गॉबल्स। उसका काम था कि रोज सुबह जर्मन रेडियो में, एक ही रेडियो चलती थी, एक झूठ कोई फेंक दो और सुबह से शाम तक उसी को रिपीट करो तो लोग उसी को मानने लगते थे। हिटलर बोलता था मुझसे नफरत करो लेकिन देश से नफरत मत करो, और रोज हजारों हजार यहूदियों को मरवाता था, जूस का मरवाता था। तो यही इनकी कार्यशैली है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यानी 18 करोड़ हो जानी चाहिए थी अब तक, 9 दूनी 18, और उसको 5 से गुना करें तो 80 करोड़। ये बोलते हैं, इनका सांसद बैठ करके कितने गर्व के साथ बोलता है कि मोदी जी 80 लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। अब आप बताइए कि भारतीय लोग गरीब हैं, आप इस तरीके से मजाक करेंगे कि हम उनको मुफ्त में खाना खिलाते हैं? 300 रुपये जो मनरेगा में कमाता होगा वो 1250 रुपये का सिलेंडर ले पाएगा क्या? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार
हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 60 रुपये पे थी। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 140 डॉलर का एक बैरल मिलता था। जब ये अपने मोदी जी आए तो वो 40 डॉलर का बैरल हुआ। तो कम होनी चाहिए, वो पता लगा सेंचुरी बना गई। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने फेंकी। काला धन लाएंगे तो 15 लाख हर के जेब में आ जाएंगे। और अब आप देख लीजिए, कर्नाटक में चुनाव हुए, 40% कमीशन की सरकार कही गई। उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, इन्होंने बजरंग दल को बना दिया कि बजरंग बली क्या बदनामी हो गई। तो ये इस तरह के लोग हैं जो बात को बतंगड़ बनाते हैं। मुझे 91 बार गाली दे दी। हम लोग जब छोटे थे ना, स्कूल में थे, तो कभी 4-5 लड़कों में आपस में बात होती थी ना, किसी को पीट दिया या किसी को कुछ बोल दिया, तो वो जाता था रोते रोते, मैडम मैडम, सर सर, वो देखो उसने मुझे गाली दे दिया, उसने मुझे मार दिया। अरे मोदी जी, ये विक्टिम कार्ड छोड़ो, आके बताओ अपने महंगाई के बारे में, नौकरियों के बारे में, आपने किया क्या है? महंगाई बढ़ी है तो उस पे सत्ता पक्ष कहते हैं कि आमदनी भी तो बढ़ रही है, आमदनी भी बढ़ी है। और जो अभी देश में आज तक की सबसे बड़ी औसत बेरोजगारी की है। और आमदनी कहाँ बढ़ी, जरा मुझे बताइए, किस चीज़ की आमदनी बढ़ी है? 400 रुपए से 1250 आपने सिलेंडर कर दिया। और यदि मनरेगा में काम करने वाला डेली मजदूर 300 का 350 या 400 रुपए कमाता हो, तो क्या वो 1250 रुपए के सिलेंडर ले सकता है? आपने अदानी को और गरीब आदमी को बराबर एक श्रेणी में ला दिया। आपने दूध पर, चावल पर, आटा पर, पनीर पर, जितने भी खाने के पदार्थ हैं सब पर तो जीएसटी लगा दिया। अदानी को तो फर्क नहीं पड़ता जीएसटी का, लेकिन गरीब आदमी को तो पड़ता है ना। तो आप प्रोपेगेंडा जो मर्जी करते रहिए, लेकिन जो सच्चाई है, जो मीडिया को दिखाना चाहिए, वो मीडिया भी नहीं दिखाती है। आपका पॉलिटिक्स तो बढ़िया है, जो कम से कम सच्चाई को सामने ला करके दिखाता है कि क्या सच है और क्या गलत है। यही मीडिया का काम है, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। अगर वही पिट जाए, वही मर जाए, तो क्या किया जाए? मणिपुर के ऊपर कुछ दिखाते ही नहीं, जहां मैती और कुकियों के बीच में लड़ाई हो रही है और वहां पर 114 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बंगाल की हिंसा पे दिखा रहे हैं कि चुनाव में जो हिंसा जब स्थानीय निकाय के होते हैं, कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर हिंसा नहीं होती? क्या केवल बंगाल में होती है? लेकिन मणिपुर जो पिछले 3 महीनों से जल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, मणिपुर में भी भाजपा है, और ये रोकने के लिए रोक नहीं पाए। इनके अपने अमित शाह जा रहे हैं, ये कैसे होम मिनिस्टर हैं? उसको तो रिजाइन करना चाहिए, तुरंत इसका रिजिग्नेशन होना चाहिए। सर, 23 जून को विपक्षी महागठबंधन की मीटिंग होने वाली है, नीतीश कुमार के कराएंगे, तो क्या लगता है कि इसमें ममता बनर्जी का क्या रोल होगा, क्या कवायद होगी? ममता बनर्जी ने खुद ही कहा था जब नीतीश कुमार उनसे मिले थे कि 1975 में क्रांति जो शुरू हुई थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के अंतर्गत में, जो कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका था 77 में इमरजेंसी के बाद, तो आपकी तो क्रांति की भूमि है। और आज़ादी की लड़ाई पहली बार जब कहीं से शुरू हुई थी तो महात्मा गांधी ने मोतिहारी से शुरू की थी, वो भी बिहार का है। तो ऐसा देखते हुए उन्होंने कहा कि आप कीजिए। उन्होंने तो ये फॉर्मूला भी ममता जी ने दिया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ कांग्रेस लड़े, और जहाँ पर दूसरे दल मजबूत हैं वो वहाँ पर लड़े। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर आना चाहिए अगर इस जुमलेबाज सरकार से हमें छुटकारा चाहिए तो। बीजेपी इस बात से निश्चिंत है क्योंकि विपक्ष अगर एक भी हो जाता है तो प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई जारी रहेगा। प्रधानमंत्री का चेहरा क्या कांग्रेस ने 2004 में बताया था क्या? नहीं। उनकी सरकार बन गई, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा क्या यूपी में बताया गया था योगी आदित्यनाथ का? नहीं बना। प्रश्न ये है कि अब सबको मिल करके लड़ें 1 to 1। जहां देखिए बीजेपी का ओवरऑल वोट परसेंटेज 36 से 38% है। बाकी जो 62% जो पोलिंग होती है उसकी बात कर रहा हूं, बाकी जो 62% है या 64% है वो आपसी लोगों में बट जाता है। अगर वो ना बटे तो भाजपा की तो जमानत जब्त है, इसकी 38 है, बाकी इसकी 62 आ जाएंगी। तो यह चीज़ सोच रहे हैं और कांग्रेस को भी इस चीज़ में सोचना पड़ेगा कि जब रस्सी जल जाती है तो उसके बल नहीं जाते। उसको समझना चाहिए कि रस्सी जल गई है तो अपने बलों पे ज़्यादा गंभीरता से न सोचें, क्योंकि बलों का कुछ नहीं होता, ऐसे हाथ लगाइए तो राख बन जाती है। जब कर्नाटक में जीत हासिल हुई कांग्रेस को तो ममता बनर्जी के बयान बदल गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहाँ जहाँ मजबूत है, जैसा आपने अभी बताया, जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ से वो लड़े, और जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत है वहाँ से वो लड़े। तो इससे पहले कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी का बयान ऐसा नहीं था
कर्नाटक जीत के बाद उन्हें विश्वास आया कि हाँ कांग्रेस सत्ता में आ रही है या आ सकती है? स्थिति यह है कि अगर कांग्रेस को, जो दीदी ने कहा 209 सीटें जिस पर ये तो जीती है या दूसरे नंबर पर आई है, लड़ना चाहिए, और अगर ये अकेले लड़ी और उसमें 150 सीट ले आई तो वैसे ही लीडर हो जाएगी पैक की। और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, जहां कहीं किसी को, जैसे पिछली बार 12 सीटें बीजेपी ले गई थी बंगाल में, अगर मान लीजिए ये इकट्ठे हो जाए तो बीजेपी को 2 या 3 पे सिमट जाएंगे। कल नीतीश कुमार ने बोला कि काम जल्दी कंप्लीट कराएं किसी मीटिंग में, क्योंकि कभी भी लोकसभा इलेक्शन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हार रही है, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव हार रही है, पंजाब में हार गई, हिमाचल में हार गई, कर्नाटक में हार गई, हालत इनकी बद से बदतर होती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर की परिस्थिति आप देख लीजिए क्या हो रही है। मध्य प्रदेश में सुना है कि मामा की सरकार फिर जाने वाली, भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं, जहां 850 करोड़ जितना पार्लियामेंट में खर्चा किया गया, 850 करोड़ की महाकाल की मूर्तियां वो सब लगाई गई थी सप्तऋषि की। हाँ, पता लगा कि वो पत्थर की नहीं थी, वो फाइबर की थी, जो सब टूट गई। तो सब जितना माल खाया था उसके बारे में कुछ ईडी वीडी लगेगा या नहीं लगेगा? तो इन सभी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2 बार ये चढ़ा चुके हैं। 2014 में लोगों को झूठे लुभावने सपने दिखाकर 15-15 करोड़, 15-15 लाख सबके बैंक अकाउंट में देने के लिए, 2 करोड़ नौकरियां, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम करने के लिए, हुआ तो कुछ नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, अपने आप ये पकड़े जाएंगे। इनके जुमले सुन चुके हैं लोग, अब और पागल नहीं होने वाले हैं। अब तो लोग हंसते हैं, जैसे ये हिंदू मुसलमान श्री राम और ये सब करते हैं तो लोग कहते हैं कि श्री राम हमारे मन की आस्था है, हम भी मानते हैं, सिर्फ तुम ही थोड़ा हो। सर, अभी आपको पता होगा कि लगातार कुछ महीने से जो पहलवान थे वो धरना पे बैठे हुए थे, उसको लेकर के 83 के टीम ने उनका साथ भी दिया, सपोर्ट भी दिया। क्रिकेटर जो हैं वो एक बहुत प्रतिष्ठित चेहरा होता है, तो क्या लगता है कि अगर बीसीसीआई में जो हैं अमित शाह के बेटे हैं, उनको कुछ कहना चाहिए था, बोलना चाहिए था, या क्रिकेटर को सपोर्ट करना चाहिए था उनके? बकलोल समझते हैं? बकलोल क्या होता है? जय शाह को देखो ना तो बकलोल जैसा दिखता है, उसका खुद का दिमाग नहीं है, उसके जो पिताजी कहते हैं वही करता है वो। और पिताजी और ये लोग बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे हुए हैं, तो वो बकलोल क्या बोलेगा? बकलोल तो कठपुतली है। जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के जितने मंत्री हैं सब कठपुतली हैं, वो अपने कठपुतलियों की तरह सबको नचाते रहते हैं। और उनको नचाता है अडानी, अडानी नचाता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री नचाते हैं अपने नीचे कठपुतलियों को। तो यह तो स्वाभाविक है कि जय शाह बकलोल है और यह लोग मिल करके प्रयास में लगे हुए हैं। लोगों का कहना था कि जब वो मेडल जीत करके आई साक्षी मलिक, तो प्रधानमंत्री उनका तारीफ किए, ट्वीट किए। साक्षी मलिक नहीं थी, सारे लोग थे वहां, खड़े हुए थे, लाइव चल रही थी, बात कर रहे थे। जैसे मान लो कि नरेंद्र मोदी ने ही मेडल जीता हो और ये बच्चे उनके साथ में खड़े हुए हों। सबके साथ जितने भी देश के पहलवान थे सबको बुलाए गए थे, पुराने नए, जिन्होंने मेडल जीते हैं, जिन्होंने पदक नहीं जीते। और साक्षी मलिक वहां थी, विनेश फोगाट वहां पर थी, बजरंग पूनिया वहां पर था, ये सारे लोग थे। सुशील कुमार था, जिसको हमने देखा वो ऑटो से उतर करके अंदर जा रहा था प्रधानमंत्री घर में। तो इन सबों को देखा था। तो फोटो खिंचवाने में तो नंबर 1 है प्रधानमंत्री। उनकी फोटो कहीं भी देख लो, कहीं भी जाते हैं तो अकेले होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। तो देश में जितना भी गड़बड़ हो रहा है सबके गुनाहगार वही हैं। ये तो पहली बार हमें पता लगा जो एक्सीडेंट हुआ बालासोर में कि भाई अश्विनी वैष्णव है रेलवे मिनिस्टर। नहीं तो हम तो ये सोचते थे कि हरी झंडी दिखाने वाला स्टेशन मास्टर ही रेलवे मिनिस्टर है ये नरेंद्र मोदी। स्टेशन मास्टर बन के हरी झंडी दिखाता रहता है। कैसा आदमी है? फाइबर की ट्रेनें बनाई हुई हैं, 68 एक्सीडेंट हो गए, 3 बैक टू बैक हो गई। हम तो समझ में नहीं आता कि किस टाइप का, किस तरीके का व्यक्ति है ये। विपक्षी एकता दिल्ली में सफल है? अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगता है कि विपक्षी एकता सफल होगा? क्यों नहीं होगा? ये तो समय बताएगा। देखिए, हर एक चीज़ को समय लगता है, हर एक चीज़ को समय लगता है। अगर 2 लोगों के बीच में मनमुटाव है और कोई अगर तीसरा आदमी बैठकर उनका सुलह कराता है तो समय तो लगता ही है ना। तो समय की बात है, समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। अगर आप फिर से चुनाव लड़ेंगे तो आप दरभंगा से या धनबाद, कहाँ से लड़ना चाहते? धनबाद से तो मैं कभी लड़ना चाहता ही नहीं था। हालांकि धनबाद के लोग बड़ा अच्छा थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं शुरू से दरभंगा में था और दरभंगा से ही चुनाव लड़ना चाहूँगा। आपसे लास्ट सवाल सर, आप एक क्रिकेटर रह चुके हैं, राजनीति में भी आपका करियर, दोनों में से चुनौतीपूर्ण क्या रहा? दोनों एक जैसा है।
दोनों एक जैसा। हाँ, 4 इनिंग्स में आपने 4 सेंचुरी बनाई, 5वें में कहेगा आदमी कि इसमें ही बनाएगा, उसमें 0 पे आउट हो गया फुल टॉस पे। पता लगा 4 साल आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा अच्छा काम किया, 5वें साल कुछ ऐसा गड़बड़ हवा चली कि आप हार गए, जबकि आपको जीतना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत।